देखिए सिर्फ आरजे रमझाझर पर। सवाल सत्ता के, सिर्फ घोषणाएं नहीं, चाहिए विकास का ठोस परिणाम। नमस्कार, मैं पुखराज सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आरजे रमझाझर में। और आज हम अपने कार्यक्रम सवाल सत्ता में आपके सामने लेकर आए हैं आपके बिल्हा विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी और पूर्व पार्षद बीजेपी से निरंजन साहू जी। निरंजन साहू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। तो साहू जी, हम बिल्हा विधानसभा की बातें तो करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा बिल्हा विधानसभा में इस वक्त राजनीति किस वे में चल रही है और कितनी सरगर्मियां हैं यहाँ पे राजनीति को लेके और बिल्हा विधानसभा को लेके आगामी जो चुनाव है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इस बार बिल्हा विधानसभा में लोग बदलाव चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत हो गया कांग्रेस भाजपा, हर सवाल जनता सब में यही सवाल आता था, एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, लेकिन इस बार हमेशा बिल्हा विधानसभा की जनता पूरा बदलाव चाह रही जी। तो इस बार आपको क्या लगता है कि बिल्हा विधानसभा में किन मुद्दों को लेके यहाँ पे पार्टियाँ सामने आने वाली हैं? क्या जातिगत राजनीति यहाँ पे अहम होगा या हम मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे? क्या हम आरक्षण की लड़ाई लड़ने वाले हैं? क्योंकि अभी जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेके राष्ट्रीय स्तर पे और आपका नेशनल स्तर पे क्या है आवाज़ उठाई जा रही है तमाम पार्टियों के द्वारा। तो बिल्हा विधानसभा में इस बार के मुद्दे क्या रहेंगे, आपको क्या लगता है? देखिए क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है बिल्हा विधानसभा में, यहाँ पर मध्यम लोकल गरीब वर्ग के लोग ही प्रताड़ित है, जिनका छोटा छोटा काम है, जैसे कि पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम, अधिकतम एसडीएम तक के छोटा छोटा आदमी के जो किसान है वहाँ पर किसी का कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे बाईपास हुआ यहाँ पर, जैसे लोगों का कहना है कि सीधा सीधा जमीन निकालना था, इसको बाईपास नहीं देना था, क्योंकि बाईपास निकालने से किसानों की ज़मीन गई है और बहुत ही कम मुआवजा मिला हुआ है, 4 लाख 5 लाख रुपये के रेट से, वो भी अभी तक बहुत किसान को मुआवजा मिला नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो पटवारी लोग जो है मुआवजा बनाया गया है वो अपने हिसाब से मुआवजा बनाया है, शासन के मापदंड से मुआवजा नहीं बनाया है। तो सर, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे जो बाईपास का निर्माण किया गया है आपका रायपुर बिलासपुर बाईपास, तो इस बाईपास में बहुत सारे लोगों को रॉयल्टी दी गई है और आवश्यकता ज़्यादा दी गई है और कुछ लोगों को आपकी आवश्यकता से भी कम और कई लोगों को तो दिया भी नहीं गया है। इस बारे में आपके जो क्षेत्रीय विधायक हैं वर्तमान में, इनके द्वारा क्या कुछ किया गया और आप लोग इन बातों को लेकर कहाँ कहाँ तक गए और इसमें कितने कामयाब हुए, इसके बारे में थोड़ा सा बताएँ। देखिए यहाँ पर जो क्षेत्रीय विधायक है वो भी निष्क्रिय है, वो चुनाव जीतने के बाद फिर कभी नज़र नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर गांव वाले लोग जो आसपास के जो गांव है हमेशा अवैध उत्खनन हुआ है। नेशनल हाईवे वाले जहाँ से अवैध उत्खनन किए, जितना रॉयल्टी उनको उत्खनन किया है, जितना रॉयल्टी उनको पटाना था वो शासन को नहीं पटाए। ये सब पूरा आपसी मिली भिगत करके पूरा शासन को कम रॉयल्टी शो कर करके पूरा निकाल लिए। साहू जी, ये बताएं कि अगर विधायक आपके लोगों के लिए काम नहीं कर रहा है तो आप लोग इस आवाज़ को और कहाँ तक मुखरित किए? क्योंकि देखने में बहुत आया था कि वो मीडिया का सहारा ले रहे हैं, आपके लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नेशनल हाईवे को रोकने की भी कोशिश की गई थी बीच में। तो इसमें आपकी भूमिका और वर्तमान विधायक की भूमिका कितना जनहितैषी था, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। यहाँ पर क्या देखिए, जो जनता है अपने तरफ से बात रखने के लिए सभी के पास गए, अधिकारियों के पास गए, क्षेत्रीय विधायक के पास गए, भाजपा प्रदेशक धर्मलाल कौशिक के पास भी शिकायत किए, लेकिन कहीं पर किसी को कोई आश्वासन नहीं मिला। मतलब आपका कहना यह है कि बस आश्वासन मिला, उसमें मूर्त रूप नहीं अभी तक किसी को मिल पाया, यही वजह है कि बाईपास को पीछे से ले जाया गया है। ठीक है सर। दूसरा सवाल जो मेरा है आपसे, क्योंकि हम जानना चाह रहे हैं कि अगर आप बीजेपी से पार्षद थे 2008 से लेके आपके 13 तक क्या है आप पार्षद थे उसमें, तो बीजेपी से वापस से आपको टिकट दिया जा रहा था इस क्षेत्र से आपको लड़ने के लिए, आपने उस चीज़ को क्यों छोड़ा या बीजेपी को छोड़ने के पीछे आपका क्या रीज़न था, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। इसमें क्या है, देखिए जैसे मैं 2008 से 13 तक के बीजेपी से पार्षद था अपने वार्ड नगर पंचायत 4 से, दोबारा 13 से जो 18 विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी मेरे को टिकट के लिए दे रहे थे कि चुनाव लड़ना है करके, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं लड़ा चुनाव। इसका कारण ये है कि यहाँ पर सरगांव नगर पंचायत में जो हाथ छाप जो कांग्रेसी है वो फूल छाप हो गए हैं और फूल छाप कांग्रेसी जो है हाथ छाप हो गए हैं। इन लोग आपसी इनका पूरा साँठ गाँठ करके पूरा ठेकेदारी कर रहे हैं इन लोग, पूरा नगर पंचायत में हर निर्माण कार्य में इन लोग हाथ बटा रहे हैं। यहाँ पर मैं पार्षद रहते हुए मुझे भी बोला गया कि निर्माण कार्य ठेका होकर ले लो करके, लेकिन मैं बोला कि यहाँ पर कोई मैं ठेका वाला का काम नहीं करूँगा, मैं पार्षद हूँ, 5 साल अपना पार्षद कार्यकाल निपटाऊँगा। रहा सवाल मेरे वार्ड का जो है जो भी काम है मैं एस्टीमेट बना के दे रहा हूँ, वो मेरे एस्टीमेट वो काम पूरा होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर मेरे को सफलता नहीं मिली। कई ठो काम के लिए मैं नगर पंचायत के चक्कर काटते रहा अधिकारी लोगों को। इसकी जानकारी मैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक जी को भी दिया,
उसके बाद बीच में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक जी है, जो सीएमओ नगर पंचायत है, उसको भी बुलवा के मेरे सामने बोले। इसी नाम से मैं फिर भाजपा में मेरा मन नहीं हुआ कि मैं यहाँ पर रहूँ या यहाँ पर काम करूँ। इससे अच्छा तो मैं सोचा कि निर्दलीय अपन रहेंगे वो ज़्यादा अच्छा है। जी बिल्कुल, आपने कहा कि आज कांग्रेस आपका बीजेपी हो गई है और बीजेपी कांग्रेस हो गया है, एक ही थाली के दोनों चट्टे बट्टे हैं, और यही वजह है कि आपने निर्दलीय इस बार चुनाव लड़ने का सोचा है। तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि आप एक बहुवर्ण समाज से आप बिलोंग करते हैं, जो बहुतायत में आपके बिल्हा विधानसभा में पाए जाते हैं, साहू समाज की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपके द्वारा अगर आगामी विधानसभा में बिल्हा विधानसभा चुनाव में अगर आपको जनता चुन के लाती है, तो आप किन मुद्दों को लेके सामने आने वाले हैं, और आपको जनता चुने तो आखिर किन मुद्दों को लेके चुने? आप ऐसा क्या विशेष करने वाले हैं इस चुनाव में? जैसे कि यहाँ पर देखिए, बिल्हा विधानसभा जो है सबसे बड़ा विधानसभा है, एशिया में सबसे बड़ा विधानसभा बिल्हा विधानसभा। यहाँ पर 50 से 70 हज़ार के आसपास साहू मतदाता है। इसके बाद दूसरे नंबर में आता है अनुसूचित जनजाति। इसके बाद पिछड़ा वर्ग जो है, इसमें तेली, कुर्मी, नाऊ, राउत, ये सब पूरे इसी में आते हैं। ये छोटे छोटे लोग ही प्रताड़ित है अभी तक के। अगर वो कांग्रेस से है, भाजपा से है, वो भी खुश नहीं है, क्योंकि उनका काम, जो छोटे वर्ग के जो लोग हैं उनका भी काम नहीं हो रहे हैं, सिर्फ बड़े लोगों का ही काम हो रहे हैं। इसलिए अपना यहाँ पर यह है कि अगर कहीं बिल्हा विधानसभा चुनाव से अगर जीत के आते हैं तो हमारी सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता यह रहेगी कि यहाँ पर जो लोग किसान प्रताड़ित है, वो कोई भी प्रताड़ित नहीं रहेगा किसी भी तरीके से, चाहे उनका छोटा से छोटा काम रहे, तहसीलदार, SDM, पटवारी का, वो सब काम अपन निष्ठापूर्वक ही कराएंगे। जैसा आपने कहा कि आप लोगों को जो प्रताड़ित हो रहे हैं अभी वर्तमान आपके सरकार से, उनकी सबकी प्रताड़ना आप दूर करने वाले हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आपके क्षेत्र से ही अभी हमने एक गांव का समाचार लगाया था, जिसमें एक पटवारी है, वो पटवारी के द्वारा क्या बहुत बड़ा धांधली किया जा रहा है ना, वो अमीन पटवारी की हम बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रशासनिक लोगों के बारे में हमारे पास खबर आ रही हैं, और किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। जो रॉयल्टी उनको उस गाँव के लिए दिया जाना चाहिए था, वो अब तक नहीं दिया गया है। तो ये मुद्दे क्या आप तक पहुंच रहे हैं, और अगर पहुंच रहे हैं तो आप उन मुद्दों को दूर करने के लिए, उन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कुछ किए हैं? आप अपने बारे में बताएं, और दूसरा ये बताएं कि अभी वर्तमान विधायक का कार्यकाल किसानों को लेकर कैसा है? देखिए, यहाँ पर जो रॉयल्टी वाली जो मुद्दा आया है, यहाँ पर के जो पटवारी हैं, ये लोग सब क्या है, आपस में मिली भगत करके पूरा साँठ गाँठ करके पूरा काम चला रही। इसकी शिकायत मैंने कलेक्टर से लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी को लिखित में आवेदन दिया है। RTI में भी आवेदन लगाया है, लेकिन आज तक मुझे RTI का भी जवाब नहीं आया। प्रथम अपील भी कर डाला, उसके बाद भी मेरे जवाब नहीं दिए। इसमें सीधा सीधा बात है, पटवारी लोग भ्रष्ट हैं, तभी जवाब नहीं दे पा रहे हैं उच्च अधिकारी, ना उच्च अधिकारी इसमें कोई ध्यान दे रहे हैं। तो इसमें क्या लगता है आपको कि एक पटवारी का अगर ताकत इतना है कि वो सीधा किसानों को ये कहता है कि आपको जो करना है आप कर लें, तो क्या लगता है आपको कि इसके पीछे, इन छोटे छोटे आपके प्रशासनिक अधिकारियों के पीछे किसकी हाथ हो सकती है? किसकी हाथ हो सकती है इसमें? क्या है, देखिए, पटवारी जब खुलेआम बोल रहे हैं गांव के किसान लोगों को, जहां जाना है, जो करना है, जैसा करना करो, सीधा सीधा इसमें सीधा श्रेय जाता है जो क्षेत्रीय विधायक है, क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि है, इनके दबाव के कारण प्रशासनिक अधिकारी भी दबे हुए हैं। इसलिए ऐसे पटवारी लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जैसे बिल्हा विधानसभा में सबसे बड़ी ग्राम पंचायत यहाँ पर मुभट्ठा है। मुभट्ठा ग्राम पंचायत के जो पटवारी है रमेश कौशिक, इसको दो जगह प्रभार दिया गया है, एक किरना का, एक मुभट्ठा का, और ये बहुत लंबे समय से दिया गया है प्रभार। और इतने लंबे समय से इसकी कई बार शिकायत गांव के लोग किए, हिंसापुर के लोग किए, आपके सल्फा के किए, आपके मुभट्ठा ग्रामवासी लोग किए, जाकर स्पेशल धर्मलाल कौशिक के पास किए, विधायक सीराम कौशिक के पास किए, SDM के पास शिकायत किए। उसके बाद भी आज तक ये पटवारी नहीं हटा, कई ठो फर्जीवाड़ा में लिप्त है, जिसकी शिकायत हमने कई बार RTI के माध्यम से भी जानकारी लेने चाहा, फिर भी जानकारी नहीं दिया। इसमें ज़रूर कुछ तो बात है। जी हाँ, तो आप देख रहे हैं RJ रमझाझर सवाल सत्ता का कार्यक्रम चल रहा है। मैं आपके साथ हूँ और हमारे साथ हैं क्षेत्रीय आपके जनप्रतिनिधि जो अभी वर्तमान बिल्हा विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं, वो भी निर्दलीय, नाम है निरंजन साहू जी। तो हमारा कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपका अपना टीवी चैनल RJ रमझाझर, जज्बात के रंग, भरोसा के संग। ब्रेक के बाद आपका पुनः एक बार स्वागत है। आप देख रहे हैं RJ रमझाझर और हमारे साथ आज उपस्थित हैं निरंजन साहू जी, जो बीजेपी से पूर्व में पार्षद भी रह चुके हैं और अभी वर्तमान में बिल्हा विधानसभा से विधायक प्रत्याशी हैं, वो भी निर्दलीय।
तो एक बार फिर से हम सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। निरंजन जी, मेरा आपसे एक सवाल है। जैसा आपने ब्रेक के पहले ये कहा था कि लखनलाल साहू, आपने तोखन साहू का भी जिक्र किया, आपने अभी क्षेत्रीय वर्तमान आपका जो विधायक है इनका भी जिक्र किया। मैं ये जानना चाहूँगा कि जो पूर्व विधायक रहे हैं इस क्षेत्र के बिल्हा विधानसभा के, इनके पिछले विधानसभा में हार की वजह क्या थी, क्या वजह थी? देखिए, इसमें जो पिछले बार जो विधानसभा उपाध्यक्ष थे, अभी जो वर्तमान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, इनका जब क्षेत्र में जो है विकास अपने तरफ से बहुत प्रयास किए, विकास के नाम से विकास कराने के लिए विकास भी कराया, विकास वैसे दिख रहा था। लेकिन यहाँ पर जो जनता का जो बिल्हा विधानसभा जो जनता है, इनके मन में एक भय हो गया था। इसका कारण यह है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक के जो कार्यकर्ता है, इन लोग पूरा गुंडई में उतर गए हैं। कहीं पर भी किसी भी चमकाना धमकाना, किसी की मारपीट करना, कुछ भी करना, प्रशासनिक अधिकारी के पास शिकायत करो, क्षेत्रीय विधायक नेता के पास शिकायत करो, उसके बाद भी कोई इन लोग एक्शन नहीं लिए। इसी कारण बिल्हा विधानसभा की जनता पूरा चिढ़ी हुई है, क्योंकि उनको पता है अगर कहीं दोबारा अगर कहीं फिर सत्ता में आता है तो फिर क्षेत्र के लोग परेशान रहे। इस नाम से जनता इन्हें नहीं चाहा। तो इस बार भी क्या लगता है आपको, क्या इस बार जनता उनके मुद्दों को लेके वो उनको सराहेंगे? इस बार क्या उनको सत्ता देने की सोच रही है? आप अगर फील्ड में घूम रहे हैं, क्योंकि आप लगातार चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, आपके द्वारा वॉल पेंटिंग करवाया जा रहा है, पेपर प्रकाशन करवाया जा रहा है और नाना प्रकार की चीज़ें आप कर रहे हैं जिससे आप जनता तक पहुँच सकें, तो इस बार आपको क्या लगता है? अगर हम बात करें पूर्व विधायक की और वर्तमान विधायक की, तो इन दोनों में अभी कौन आपका ज़्यादा शक्ति प्रदर्शन कर रहा है लोगों के बीच में जाके? जी देखिए, यहाँ पर अभी क्या है, मैं बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में पूरा मेरा वॉल पेंटिंग भी चल रहा है, आसपास गांव में प्रचार प्रसार भी चल रहा है। लेकिन वहाँ पर जैसे हम जनता के बीच में जाते हैं, ग्रामीणों के पास, सभी लोगों का एक ही कहना है कि बहुत हो गया धर्म कौशिक सियाराम, क्योंकि एक बार धर्म एक बार सियाराम हमेशा देखे, लेकिन ये कभी जनता के हित के लिए काम नहीं किए। जनता में भारी रोष है। इस बार जनता बदलाव चाह रही बिल्हा विधानसभा में, चाहे कोई निर्दलीय प्रत्याशी हो या कोई भी नया चेहरा, सिर्फ उसी पर ही जोर है बिल्हा विधानसभा की जनता में। तो एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे आपसे, बिल्हा विधानसभा में आप किस रूप में देखते हैं यहाँ की समस्याओं को? और अगर आपका कोई विशेष समस्या आप जिसको देख रहे हैं, जिसको उसका निराकरण करना बहुत जायज़ है, तो आप उसके समस्या के साथ साथ उसके निराकरण का सुझाव भी आप हमारे साथ साझा करें। सबसे बड़ी समस्या भी बता रहे हैं, यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी जो है, किसान लोग ही प्रताड़ित हैं। यहाँ पर छोटे छोटे जो गरीब मध्यम वर्ग किसान लोग, इनका ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम एसडीएम तक के काम रहता है, पटवारी तहसीलदार एसडीएम, लेकिन इन्हीं लोग ही हमेशा प्रताड़ित है। जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया सरगांव नगर पंचायत में, लेकिन वहाँ आए दिन हमेशा डॉक्टरों की कमी रहती है। जैसे वहाँ पर महिला डॉक्टर नियुक्त करना चाहिए, महिला डॉक्टर भी नियुक्त करना चाहिए, सिर्फ एक नियुक्ति बस है, लेकिन समय समय पर इलाज भी नहीं होता वहाँ पर। ये सब समस्या है जी। तो मैं आपसे ये चीज़ और जानना चाहूँगा, आपने जैसा बोला कि यहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग है या जो जिला चिकित्सालय है या आपका जो इस क्षेत्र का जो आपका स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे डॉक्टर और आपके जो नर्सेज हैं वो सही तरीके से काम नहीं करते। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ आपके जनप्रतिनिधि, ये इनका रवैया कैसे रहता है लोगों के प्रति? ये उनके पास जाते हैं तो क्या उनका सॉल्यूशन वो कर पाते हैं सही तरीके से, कि यहाँ की जनता नाखुश है इनके कार्यकाल से? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जनता तो पूरी तरह से नाखुश है इनके कार्यकाल से। यहाँ पर जैसे प्रशासनिक अधिकारी, जैसे कोई गरीब आदमी किसान कोई भी परेशानी लेके जाते हैं, उनका समस्या का हल नहीं करते इन लोग, सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए बस आदेश कर देते हैं और अधिकारी अपनी मन मर्जी से इन लोग काम कर रहे हैं जी। तो इस बार अगर आप को जनता चुन के लाती है और आप क्योंकि साहू समाज से बिलोंग करते हैं, तो आपका फोकस मेन तो साहू समाज में ही होगा, उसके बाद फिर अनुसूचित जाति या जनजातीय में होगा। तो मेरा जानना ये होगा आपसे कि साहू समाज अगर आपको चुन के सामने लेके आती है, या पूरा सभी समाज के द्वारा आपको चुन के अगर सत्ता पे बिठाया जाता है, तो आप इन विशेष समाजों के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? साहू समाज को लेके हो, चाहे अनुसूचित जाति को लेके हो, चाहे अनुसूचित जनजाति को लेके हो, पिछड़ा वर्ग को लेके हो, चाहे वो सवर्ण को लेके हो, इनके बारे में आप क्या विशेष रणनीति बना के चल रहे हैं? इसमें क्या देखो, सब बिल्हा विधानसभा सर्व समाज अपना समाज है। अगर हम बिल्हा विधानसभा अपन चुनाव जीत के भी आते हैं जनता की तरफ से, तो हम सभी समाज को लेकर के चलेंगे। जो भी समस्या है, छोटी छोटी ये मूलभूत समस्या है, सब हर चाहे वो समाज किसी भी समाज का रहे, सभी के अपने तरफ से प्रयास करेंगे कि हर किसी को न्याय मिले। जी।
जब समाज की बात आ रही है और जातिगत जब हम चर्चा पे आ गए हैं, तो एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा। जैसे कि बिल्हा विधानसभा है, एशिया का सबसे बड़ा विधानसभा माना जाता है और यहाँ का आपका सबसे बड़ा एक गांव से आप क्या है बिलोंग करते हैं और यहाँ की जनता आपके पीछे है, समस्याओं को लेकर लगातार आपसे बनी हुई रहती है। वो जितना विधायक के पास नहीं जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा आपके पास आते हैं समस्याओं के निराकरण को लेकर। तो बिल्हा विधानसभा में एक गाँव है बोड़सरा करके, ये बोड़सरा के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि वो मामला क्या है, कैसा है और किस प्रकार की उसमें लड़ाई है या आपसी सामंजस्य नहीं बिठाया जा सक रहा है, उसकी वजह भी बताएं, उसका निराकरण भी बताएं। देखिए, बोड़सरा कांड जो है बिल्हा विधानसभा के अंतर्गत आता है। बोड़सरा कांड एक ऐसा है, वहाँ पर जैसे कोई भी समाज को हो, अगर कोई भी समाज अगर कहीं बोलता है कि भई ये सामाजिक स्थल है, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्षेत्रीय विधायक को ध्यान देना चाहिए, जो जनप्रतिनिधि उनको ध्यान देना चाहिए, जो सत्तामासीन है। क्योंकि जब शासन हर चीज़ का अधिग्रहण कर सकती है, ज़मीन के लिए अधिग्रहण कर सकती है, अस्पताल के लिए कर सकती है, रेलवे के लिए कर सकती है, तो क्या एक समाज के लिए ज़मीन अधिग्रहण नहीं कर सकती? आज समाज के लिए अधिग्रहण करने के बाद उस समाज को हैंड ओवर कर दो। ये तो शासन के नियम में है भाई, कि आप रेलवे के लिए ज़मीन अधिग्रहण कर रहे हो, रोड के लिए अधिग्रहण कर रहे हो, तो एक जो है समाज के लिए क्यों अधिग्रहण नहीं करते? आज शासन जो है हर साल बोड़सरा बाड़ा में करोड़ों रुपये खर्चा करती है, पूरी फोर्स लगाती वहाँ पर, उसमें प्रशासनिक अधिकारी को भी कुछ नुकसान होता है। तो मेरा कहना ये है कि सब समाज के लिए जब कर रहे हो, हर समाज को आप पूरा क्या बोलते हैं सामुदायिक भवन बना दे रहे हो, है कि नहीं? तो ये जो हमारे बिल्हा विधानसभा में जो है हरिजन जो है हमारा सबसे बड़ा साहूक बद दूसरे नंबर ही आता है। तो भाई वो इतने सालों से इन लोग लड़ रहे हैं, अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं, तो शासन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जब शासन के अंदर है हर चीज़ अधिग्रहण कर सकती है, तो उसके लिए भी विचार करना चाहिए, इसके लिए जनप्रतिनिधि को सामने आना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, अगर आपको जनता चुन के लाती है तो क्या आप इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे? आप जमीन अधिग्रहण करके समाज के लिए आप ये काम करने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए अगर कहीं अपन बिल्हा विधानसभा जनता से अगर चुन के आते हैं, इसके लिए अपन सड़क से लेकर के सदन तक के लड़ाई लड़ेंगे, समाज के साथ मिलजुल करके समाज को न्याय दिलाएंगे। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। जी, बहुत बढ़िया। एक चीज़ और था, हम अपने समाज की बात करते हैं तो इसमें आपके किसान हो गए, जिनको मुद्दों को लेकर अक्सर क्या है राजनीति किया जाता है। मैं दूसरा एक वर्ग को पकड़ना चाहूँगा जिसको हम बोलते हैं दलित। तो दलित का मतलब कोई जाति विशेष हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो समाज में सबसे पिछड़े हुए हैं, दबे हुए हैं। और सबसे ज़्यादा दबे हुए लोग जो हमें लगता है, मीडिया को लगता है और लोगों को लगता है, वो एक वर्ग है, वो है महिला वर्ग। महिला वर्ग के उत्थान के लिए आपके द्वारा क्या कुछ रणनीति बनाई गई है इस बार के विधानसभा चुनाव को लेके? महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनकी दीक्षा के लिए, उनके नौकरियों को लेके, समाज में उनको एक इज्जत देने के लिए आप क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ किया जा सकता है उनके लिए? देखिए, यहाँ पर जैसे जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ पर जैसे सरगांव कन्याशाला में जैसे कांड हुआ, ये बहुत लंबे समय चल रहे हैं। जब जनप्रतिनिधि लोगों को जानकारी होते हुए भी आवाज़ नहीं उठाए, लेकिन हमारा ये है कि हम ये सब महिला उत्पीड़न जो है इनके लिए हमेशा आगे रहेंगे, इनका सहयोग करेंगे, इस पर बिल्कुल कोई कंप्रो नहीं करेंगे। जी, तो मैं एक्चुअल में यही आना चाह रहा था। मैंने महिलाओं के ऊपर सवाल इसीलिए पूछा क्योंकि अभी वर्तमान में आपके 12 तारीख को, 14 तारीख को, अभी सितंबर की बात है, इसमें आपके लगातार यहाँ शासकीय उच्चतर कन्या माध्यमिक शाला जो है वहाँ पे लड़कियों के साथ वहाँ के शिक्षक ही क्या कर रहे हैं, अनैतिक कृत्य करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। इन समस्याओं को लेके वो अपने पेरेंट्स तक वो बच्चियाँ गईं, उसके बाद फिर यहाँ के अधिकारियों से वो लोग मीटिंग किए, उनको ज्ञापन सौंपे, उनको समझाइश देने की कोशिश की गई कि आप इसको वापस ले लीजिए, आप इसके ऊपर सवाल मत उठाइए। बाद में फिर ये समस्या आपके तक भी पहुंची और आपने उस खबर को प्रसारित करने का काम भी किया, हमारे तक उस चीज़ को आप लेके आए। तो आपको क्या लगता है कि हमारे इस समाज में महिलाओं की क्या स्थिति रह गई है? चाहे हम अगर इस समस्या को देखते हैं तो इसमें कोई अमीर, गरीब या पढ़ा और आपका अनपढ़ व्यक्ति नहीं है, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं आपके शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला कन्याशाला में, जिसमें आपके शिक्षक ही हैं जो उच्चस्थ क्लास को, 12वीं क्लास को पढ़ा रहे हैं, 10वीं क्लास को पढ़ा रहे हैं, ये शिक्षक कैसे, इनकी मानसिकता ऐसे चेंज हो रही है? तो ऐसी मानसिकता वाले लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? ऐसी मानसिकता के लोगों को तो तत्काल यहाँ से बाहर करना चाहिए, नौकरी से तुरंत बेदखल करना चाहिए। ये बहुत ही घिनौना हरकत है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि यहाँ जब सरगांव कन्याशाला में जब 2 साल से ऐसा चल रहा है, तो हो सकता है पूरा मुंगेली जिला में चल रहा है, बिल्हा विधानसभा में चल रहा है। जबकि ये मामला जो है सोशल मीडिया में आया, उसके बाद इसकी शिकायत पारुल माथुर मुंगेली से भी शिकायत हुई। उसके बड़ी दुख की बात यह है कि सभी जनप्रतिनिधि जो है, वर्तमान जनप्रतिनिधि, क्षेत्रीय विधायक,
सत्ता आसीन जो है सभी को जानकारी होते हुए भी एक महिला के लिए सामने आना था, किसी ने आने की हिम्मत नहीं किया। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। इन्हीं मुद्दों को लेके अगर हम बात करें कि अगर आप सरकार में आ जाते हैं तो आप महिलाओं को लेके क्या विशेष करेंगे, और इस प्रकार के कृत्य को हटाने के लिए, दूर करने के लिए क्या विशेष कुछ किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, इसमें महिला के लिए पूरी सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे। जैसे शासन जो है यहाँ पर हर जगह स्कूल में पूरा कैमरा लगाना चाहिए। जो भी छोटी छोटी समस्या है ये सब के लिए हमेशा प्रयास रहेंगे, कहीं पर भी कुछ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देंगे। जी, तो जो आपके इन मुद्दों को लेके, महिलाओं की सुरक्षा को, लड़कियों की सुरक्षा को लेके आपकी जो 7 सूत्री मांगें थी, इन 7 सूत्री मांगों में विशेष मांगें क्या थी और क्या कुछ कहा मैडम पारुल माथुर ने, और क्या आश्वासन आपको दिया गया है, और क्या आपको लगता है कि वो उन्होंने जो कहा है उसको वो करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, अब ये क्या है, राजनीतिक दबाव भी हो सकता है कि सामने वाले हमारा मांग पूरा कर रहे हैं, लेकिन उसने आश्वासन तो दिया है कि आपका मांग पूरा करेंगे, क्योंकि कमेटी गठन करेंगे। गठन करने के बाद पूरे एक बच्चे से काउंसलिंग कराएंगे। जो हमारी 7 सूत्री मांग थी कि वहाँ कैमरा लगना चाहिए, जो प्रिंसिपल का जो रूम था जो पीछे साइड में था वो सामने रहना चाहिए। एक क्या छोटी छोटी जो बच्ची जो पढ़ रही 11वीं 12वीं, हर कोई बच्चे ये चाहते कि मेरी बदनामी न हो। हमारे एक कहना था कि आप एक टीम गठन करिए, एक काउंसलिंग कराइए एक बच्चे को। इस पर अगर कहीं जो भी निर्दोष है, इसमें दोषी पाया जाता है, जो भी टीचर शिक्षक, उसको तत्काल बर्खास्त करो। जी, तो अगर इसके ऊपर जो आश्वासन उनके द्वारा दिया गया है, अगर उसको वो फुलफिल नहीं करते हैं तो आपके द्वारा क्या आगे की रणनीति बनाई गई है, क्या कुछ करने वाले हैं आप? देखिए, अगर हमारा तरफ से आवेदन तो दिया गया, उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया प्रशासनिक तरफ से कि पूरा कार्रवाई करेंगे, आपकी पूरी मांग को करेंगे करके। अगर कहीं हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो आगे चल के इसके लिए उग्र प्रदर्शन करेंगे। जी, ठीक, बहुत बढ़िया आपने सवालों का जवाब दिया सर। मैं एक जाते जाते एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा। हमारा कन्वर्सेशन बहुत अच्छा रहा। मुझे ये लगता है कि आपको अगर सरकार बनाने का मौका दिया जाता है जनता के द्वारा, तो आप बिल्कुल ही निसंदेह अच्छे कृत्य करेंगे, अच्छे काम करेंगे, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए हो, चाहे आप सभी समाज के लिए हो, सबके मुद्दों को लेकर आप आगे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ जो अमूमन मैं सबसे पूछता हूँ वो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, हमारे आरजे रम झाझर के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, कैसा लगता है? ये चैनल आप देखते हैं? स्वागत है, आरजे रम झाझर का बहुत बढ़िया है, कवरेज अच्छा कर रहे हैं। वैसे ज़रूरी है कि आज जो छोटी छोटी बात है, मूल सुविधाएं लोगों को जन जन तक के पहुंचा रहे केबल के माध्यम से कम लोगों को जानकारी तो हो रहा है कि यहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ पर हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी सराहनीय कार्य है, इसके लिए धन्यवाद के पात्र है। एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूँगा, अचानक से ये ध्यान में आ गया, अगर आपकी सरकार बनते बनते रुक गई, या जो भी हैं आपके, जिनको भी जनता चुन के लेके आती है, अगर वो कुछ वोटों से रुक जाते हैं और वो आपको अगर अप्रोच करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि आपने पूर्व में बीजेपी के टिकट को आपने क्या है छोड़ दिया है ना, बीजेपी में आप अपना सरकार बना सकते थे, बीजेपी से आप आगे आ सकते थे, लेकिन आपने बीजेपी को नकार दिया और आगे चल के आप अभी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं। अगर कोई ऐसा दल जिनको बहुमत नहीं मिलता है और बहुमत बनाने के लिए अगर वो आपको अप्रोच करते हैं, तो आप किस दल के साथ जाना पसंद करेंगे, और जिसके साथ नहीं जाना पसंद करेंगे तो क्यों नहीं जाना पसंद करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, जैसे कि जो भी दल अगर कहीं जो बहुमत में है उसको समर्थन करेंगे सरकार बनाने के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैटर ये है कि अगर कहीं जो नीचे बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में जो लोग प्रताड़ित है, परेशान हैं, हमारी जो मांगे को पूरा करेगा, सिर्फ उसी को अपन देंगे समर्थन। जी, तो किसके साथ जाने की सोच रहे हैं? देखिए, हम क्या है, दो टूक बात करते हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, आप पार्टी है, अभी जनता जोगी कांग्रेस है, तो किस दल के साथ आप जाने की सोच रहे हैं? देखिए, अब तो यह वक्त ही बताएगा कि सामने कौन आ रहा है, उस हिसाब से आगे रणनीति तय करेंगे। बिल्कुल, अभी कुछ भी कहना आप नहीं चाह रहे हैं, ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये था सवाल सत्ता का कार्यक्रम, आरजे रम झाझर का विशेष कार्यक्रम, और हम इस कार्यक्रम में आपके सामने आपके क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को लेके आते हैं। मैं हूं पुखराज सिंह, और आज हमारे साथ उपस्थित थे निरंजन साहू जी, जो वर्तमान में निर्दलीय प्रत्याशी हैं, विधानसभा प्रत्याशी हैं बिल्हा विधानसभा से। आगे भी इस कार्यक्रम में आपके सामने ऐसे ही जनप्रतिनिधियों को लेके आएंगे और आपसे रूबरू करवाएंगे, और आपके सवाल उनसे जानेंगे कि उनकी सोच में विकास का सही मायना क्या है। नमस्कार।